श्रीलंका के अनुराधपुरा जिले में संदिग्ध तमिल टाइगर विद्रोहियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर बस को उड़ाया। 64 लोगों की मौत, 39 घायल। यूपी और वाम दलों की समन्वय समिति की बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई दिनों बाद शेयर बाजार में तेजी लौटी। सेंसेक्स में पहली बार एक दिन में 650 से अधिक अंकों का उछाल। और विश्व कप फुटबॉल में आज इंग्लैंड का मुकाबला त्रिनिदाद टोबैगो से। एक अन्य महत्वपूर्ण मैच में स्वीडन का सामना पैराग्वे से। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत अनुराधापुरा में संदिग्ध तमिल टाइगर विद्रोहियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर एक बस को उड़ा दिया। इसमें 64 नागरिकों की मौत हो गई और 39 घायल हो गए। 58 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों में से 6 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा मीडिया सेंटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट में निश्चित रूप से एलटीटीई का हाथ है। पुलिस के अनुसार बस में कुछ स्कूली बच्चे भी थे। सरकार और एलटीटीई के बीच बातचीत विफल हो जाने के बाद अप्रैल से अब तक करीब 500 लोग मारे जा चुके हैं। एलटीटीई की ओर से इस हमले के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस बीच श्रीलंकाई ने जवाबी कार्रवाई में त्रिंकोमाली में एलटीटीई के संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए हैं। और इसी बारे में ताजा जानकारी के लिए कोलंबो से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता केएम रविंद्रन। जैसे कि पिछले बुलेटिन में हमने आपसे बात की थी, आपने बताया था कि गवर्नमेंट मिलिट्री एक्शन कुछ कर रही है। अभी तक आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी मिली है? समीना, जानकारी इतना तक है कि श्रीलंकन एयरफोर्स ने मुल्लती इलाके में बम डाला हुआ है और ट्रिंकोमाली के पास सामपुर ईस्ट और मुत्तूर एरिया में आर्मी ने आर्टिलरी फायर किया है, लेकिन इसका असर किस तरीके था, कितना एक्सटेंसिव डैमेज था, कुछ पता नहीं मिल रहा है। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन भी डिटेल्स बताने का इनकार किया है। अभी हम लोग वेट कर रहा है, कुछ खबर नहीं मिले, लेकिन एक्शन जरूर हुआ है। समीना, रविंद्रन, अगर इस विस्फोट में जो घायल हुए हैं उनकी बात की जाए तो उनकी हालत कैसी है? और जिस तरह से ये शांति प्रक्रिया टूटी है और उसके बाद एक हमले हुए हैं, तो क्या अब सरकार ये महसूस कर रही है कि अब बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए? पहले घायलों के बारे में बता तो ये 45 लोगों से ज्यादा घायल हो गया है और हॉस्पिटल सोर्सेस ने बताया है कि कुछ लोगों का हाल अभी भी गंभीर है। और शांति प्रक्रिया के बारे में है तो मीडिया ब्रीफिंग में 2 घंटे पहले स्पोक्समैन ने बताया है कि इसी तरीके से शांति प्रक्रिया आगे चलाना मुश्किल होगा। और नॉर्वे और श्रीलंका दानदाताओं से उसने कहा है कि युद्ध विराम संधि लागू चालू करके रखने के लिए उन लोगों को भी मदद चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए। तो इसलिए शांति प्रक्रिया में रुकावट जरूर हुआ है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उसने अर्ज किया है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रविंद्र, जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इसमें एलटीटीई का हाथ होता है, तो क्या अभी तक एलटीटीई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? बिल्कुल नहीं लिया है। इस एलटीटी को जो हमला जो कर रहा है उसको जिम्मेदारी लेने का तरीका एलटीटी को है नहीं। पहले भी ऐसे नहीं किया है, इस बार भी कहीं ऐसे जिम्मेदारी लेने को किसी को यहाँ उम्मीद तो नहीं है। जमीना, शुक्रिया रविंद्रन इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता कोलंबो से रविंद्रन। और बढ़ते हैं आगे खबरों में। उधर अफगानिस्तान के कंधार शहर में आज सवेरे एक व्यस्त चौराहे पर एक बस में विस्फोट से कम 7 लोग मारे गए और 15 से अधिक घायल हो गए। बस में अफगानी नागरिक सवार थे। कंधार में कनाडा की सेना के प्रवक्ता ने हमारे काबुल संवाददाता को बताया कि आरंभिक खबरों से संकेत मिलता है कि बस में बम छिपा कर रखा गया था, लेकिन अभी इसकी जांच की जानी है। पिछले 15 दिनों में कंधार में ये तीसरा बड़ा हमला है। यूपी और वाम दलों की समन्वय समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री तथा वाम दलों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी नीति और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बैठक की पूर्व संध्या पर कल वाम दलों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 9 पृष्ठों का एक पत्र दिया था। इसमें उन्होंने अपनी मांगों की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। पत्र की एक प्रति कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को दी गई है।
दिल्ली की एक अदालत ने राहुल महाजन मादक पदार्थ मामले में सह आरोपी साहिल जारू की जमानत याचिका पर बहस कल तक के लिए स्थगित कर दी है। विशेष न्यायाधीश एसएन गुप्ता राहुल की ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण परीक्षण संबंधी पुलिस के आवेदन पर भी कल विचार करेंगे। इस बीच अभियोजन पक्ष ने साहिल के भी इसी तरह के परीक्षण करने की अनुमति के लिए आज नया आवेदन दाखिल किया। अदालत इस पर भी कल विचार करेगी। मामला अदालत के अंदर है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। आज राहुल महाजन कोर्ट में अपीयर हुए। कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक उनका पासपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दिया गया और उन्होंने जो एक एप्लीकेशन लगाई थी ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए, उसका हम लोगों ने रिप्लाई फाइल कर दिया और उस एप्लीकेशन पर कल आर्गूमेंट होगा। उधर राहुल महाजन को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इस मामले में कल राहुल को जमानत दे दी थी, लेकिन साथ ही उन्हें दिल्ली से बाहर न जाने का निर्देश भी दिया। पहले पुलिस रिमांड और फिर न्यायिक हिरासत में रहने के बाद विशेष अदालत ने राहुल महाजन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि राहुल महाजन के खिलाफ महज मादक द्रव्य लेने का आरोप बनता है, जो कि जमानती श्रेणी में आता है। साथ ही राहुल के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस यह भी बताने में नाकाम रही है कि उसके पास कितनी मात्रा में मादक द्रव्य मिला था। हम लोग शुरू से ये बहस कर रहे थे कि राहुल महाजन के खिलाफ मैक्सिमम चार्जेज जो है सो पर्सनल कंजम्पशन का उन लोगों ने लगाया है। उसके खिलाफ सेक्शन 27A जो फाइनेंसिंग का है कोई चार्जेज नहीं है और आज इसलिए उनको बेल मिली है। कंडीशन ये है कि उनको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, पर्सनल बॉन्ड, एक सिक्योरिटी 2 लाख की लानी पड़ेगी और जो है सो उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और इंडिया छोड़ के जो है सो चार्जशीट फाइल होने के पहले जो है सो नहीं जा सकता है। राहुल महाजन को पुलिस ने 5 जून को अपोलो अस्पताल में आईसीयू से निकलने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया में पिछले कई दिनों तक छाए रही इस मामले में पुलिस ने राहुल के अलावा साहिल और 3 नाइजीरियन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राहुल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि राहुल के खिलाफ मादक द्रव्य के कारोबार का मामला बनता है, मगर इसे साबित करने में अभियोजन पक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। अदालत ने भी अपने निर्णय में कहा कि राहुल के खिलाफ मादक द्रव्य का इससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अभी तक की जांच से इतना ही साबित होता है कि उसने घटना के दिन नशीली दवा का सेवन किया था। इसे मीडिया का दबाव कहें या पुलिस की मनमानी जांच का नतीजा कि जो जमानत राहुल को गिरफ्तार होते ही मिल जानी चाहिए थी, उसके लिए उसे कई अदालतों के चक्कर काटने पड़े और करीब 1 सप्ताह जेल में गुजारना पड़ा। अनिल पूनिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन के निधन से खाली हुई महाराष्ट्र की एक राज्यसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हुआ। इस सीट के लिए उद्योगपति राहुल बजाज, कांग्रेस के अविनाश पांडे के बीच मुकाबला है। राहुल बजाज को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भाजपा का समर्थन हासिल है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे ने राहुल बजाज का समर्थन करते हुए कहा है कि चूंकि श्री बजाज को 3 बड़ी पार्टियों का समर्थन हासिल है, इसलिए उनका जीतना लगभग तय है। अगर महाजन जी के जगह चुनाव अनपोज होता तो हमें ज्यादा खुशी होती। वैसे तो भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर समर्थन राहुल बजाज ने देने के बाद कांग्रेस को ये चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। चुनाव के परिणाम निश्चित है। चुनाव में राहुल बजाज की जीत होने वाली है। और मतदान के बारे में ताजा जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता प्रत्युष। प्रत्युष, अगर देखा जाए तो अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इस मतदान की अगर हम बात करें, साथ ही किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी, समय जैसा आपको बताया था पहले भी 280 से ऊपर मत डाले जा चुके हैं। 288 की पूरी संख्या है विधानसभा के सदस्यों की। और अगर बात करें जो रुझान आ रहे हैं
आपको पता ही है 3 बड़ी पार्टियां उन्हें समर्थन पूरी तरह से दे रही है। तो एनसीपी की ओर से 71 है और भाजपा की ओर से 54 और शिवसेना की ओर से 58, कुल मिला के 183 मत का उन्हें योग मिल रहा है। तो पूरी तरह से ये एक तरफा चुनाव जा रहा है और अविनाश पांडे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ पे आए हुए थे राहुल बजाज ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो मत जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं। आपको बता दो, इस बार जो ये चुनाव हो रहा है ये खुली तौर पे हो रहा है। पहले ये एक सीक्रेट बैलेट के तौर पे हुआ करता था, जबकि लोगों को पता नहीं चलता था वो उम्मीदवार किसे किसे चयन कर रहे हैं। पर अभी क्या है, हर पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित हैं, वो देख रहे हैं कि सारे जो मत जा रहे हैं वो सही उम्मीदवार को जा रहे हैं या नहीं। तो कुल मिला के पूरा दबदबा राहुल बजाज का है और 5 बजे के बाद एक औपचारिक घोषणा वो करने जरूर आएंगे।